बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और जानजेब साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और ज़ेबा नाज़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीनियर रहनुमा हैं। कहते हैं कि मरे को मारे शाह मदार, और इसके मतलब एक और भी कहावत है कि ऊंट के ऊपर वजन लाते लाते एक टाइम ऐसा आता है कि एक भी तिनका अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो बैठ जाता है, फिर उठता नहीं है। पाकिस्तानी कौम खुशगवार नारे वादों के साथ अब तक जी रही है। साबका हुकूमत के दौर में जिस तरीके से 13-14 जमातें महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही थी और कह रही थी कि ये इस हुकूमत ने अवाम का जीना दूभर कर दिया, और पेट्रोल 70 रुपये होना चाहिए था। आज की जो वज़ीर ख़जाना है मुफ्ती इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब, ये भी कह रहे थे कि 70 रुपये से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। चीनी नहीं मिल रही, चीनी इतनी 70 रुपये होनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के वादे, फिर लोगों ने आपने देखा कि इस किस्म की मैनेज किया गया, मगर हुकूमत चेंज हो गई और लोगों ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हुकूमत का चेंज करना अवाम के बस में नहीं है, ना इनके कोई मफादात में होता है, क्योंकि वहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग वोट लेके गए होते हैं वो तो बाकायदा तौर पर इसलिए इलेक्ट करते हैं कि वहाँ जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे और 5 साल जो हमने मैंडेट इनको दिया वहाँ रहेंगे। लेकिन वहाँ जाके कभी इन्होंने पूछा कि हम किसी सिंध हाउस में ठहरे हुए हैं पैसे लेके, फिर या हमने अपने इलाके के लोगों से पूछा है, वो कन्वेंशन किया है। लाहौर में ऐसा बहरहाल हुकूमत जब बदल गई तो ये नए नारे के साथ लोगों ने कहा शायद कोई मसीहा आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो इससे पहले 2, 3, 4, 5 रुपये होती थी तो सब लोग माइक पकड़ के बाज़ारों में निकल जाते थे, फिर 30 रुपये फी लीटर हुई। उसके बाद घी जो खाने वाली चीज़ है, जो हर गरीब तरीन आदमी की वो ज़रूरत है, हंडिया में डालना पड़ता है, वो इकट्ठा 225 रुपये किलो बढ़ गया, और आज 47% बिजली की यूनिट की कीमत बढ़ा दी गई है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो दूसरे सिलसिले हैं बिजली के साथ, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में 28% ग्रोथ कर रही थी, और जो हाउसिंग एक शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने रोल अदा किया। बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स और हाई राइजेज, और इससे जुड़े हुए लोग 26 डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं वो भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इस हुकूमत ने जो बढ़ाया है और ख़जाना खाली है, स्टेट बैंक के पास रिजर्व नहीं है, फॉरेन पेमेंट नहीं करनी है, और सब्सिडी कहाँ से दें। उसके साथ कहा यह जा रहा है, हमारे मुआशियात कहते हैं कि तकरीबन 65 लाख जो मजदूर नए इसमें ऐड हुए थे वो सफ़र होंगे, और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। दूसरा सियासी तौर पर हमारा आज का मौजू ये रहेगा कि कल इमरान खान साहब ने एक बोल टीवी को समी इब्राहिम को एक इंटरव्यू दिया जो इस वक्त सारा ज़ेर मौजू है, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस किस्म की जो मुईशत है, या जिस तरह हुकूमतें बदली जाती हैं, या किसी को अपना इजहार का मौका नहीं दिया जाता, तो फिर यह है कि फ़ौज पर भी सवालिया निशान आएगा, और दूसरे मुल्क अपना कर्जा लेने के लिए फ़ौज पर नुकसान पहुँचाएंगे। और जिस तरह तहरीकें उठ रही हैं बलूचिस्तान या दूसरी, पाकिस्तान के 3 हिस्से भी हो सकते हैं। ये बातें इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि सराइकिस्तान अगर बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है, और हसन इकबाल साहब ने कहा फिर मिसाइलों का हम क्या करेंगे। लेकिन आज इमरान खान के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरा जिंदा रहना कोई अहम नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर मजबूत रहना ज़रूरी है। ये हमारे मौजू होंगे। महंगाई के मतलब अपना जानजेब साहब आपसे बात करते हैं। ये महंगाई, अब तो उसको महंगाई इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अब तो हदों को छू गई है। इससे कौन सा सेक्टर, जो आप तो हाउसिंग सेक्टर से हैं ख़ास तौर पर, तो क्या जो लोगों की इस वक्त इन्वेस्टमेंट फंसी हुई हैं और आप ज़ाहिर लोगों से किस्तें लेकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो किस्तें दे सकेंगे, या आप सरिये सीमेंट की बढ़ती हुई कीमतों को मैनेज कर सकेंगे, या ये फिर बेरोज़गारी में तो क्या आपका लायामल है, ये बताइए। हमें जो है ना वो आज का ये पॉइंट लिया है। यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त ये द्रोकाल है जो इस गवर्नमेंट ने आके किया है, और ये यकीनन नजर भी आ रहा था। पहले फेज में इन्होंने आते ही कोई 23 अरब रुपए के रिजर्व थे जिनको इन्होंने घटा के 16 अरब पे, तो पता एक महीने के अंदर ये एक रिजर्व कम हुए थे। हाँ जी, 6.5-7 अरब एक लुकमे में ये खा गए।
اس کے بعد بتدریج دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ڈیزاسٹر کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ریز کی ہیں, اور اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بجلی کی پرائسز بڑھا دی ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کا جو سیکٹر ہے, پروڈکشن سیکٹر ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ یوں سمجھے کہ ختم ہی ہو جائے گا, کیونکہ 13 سال 14 سال کے ریسیشن کے بعد انڈسٹری آپ کی کھڑی ہونا شروع ہوئی تھی, اور دوبارہ سے انہوں نے بڑا تنکا کٹا کر کے, پچھلی گورنمنٹ نے تو بڑی محنت کر کے کچھ 3.5 سال میں اس کو تھوڑا ریوائیو کیا تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے آتے ایمنسٹی اسکیم بھی اس میں آتی تھی, ایمنسٹی اسکیم بھی دی انہوں نے, اور بجلی میں انہوں نے بڑا بینیفٹ دیا. اس سے انڈسٹری کھڑی ہونا شروع ہو گئی. ریجن میں آپ کو پتا ہے کہ کورونا کے باوجود بڑے حالات خراب تھے, اور پورے ریجن میں جو ہے نا وہ اس پورے ہمارے خطے میں جتنے بھی ملک تھے ان کی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی, لیکن ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھی اور انڈسٹری نے زیادہ پروڈکشن کی. لیکن اس گورنمنٹ نے آتے یہ کیا کہ یہ جو ریزرو اپنے جو پرائسز بڑھائی ہیں, ان پرائسز نے ہر شعبے کو بہت برے سے طریقے سے تباہ کر دیا. فائنلی آ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی جتنی انویسٹمنٹ آتی تھی وہ آتی تھی عام لینڈز میں, جنرل لینڈز میں جو ہے نا وہ لوگ پیسہ ڈالتے تھے, لیکن اس گورنمنٹ نے انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے, انڈسٹریل کہہ رہا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر کو موبلائز کیا, ان کو بیک اپ کیا. اس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ پروجیکٹ بڑے بننے شروع ہوئے, اور ان پروجیکٹ کی وجہ سے بننے کی وجہ سے بہت وسیع پیمانے پہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز ملی, اور پیسہ جو ہے وہ ڈسپرس ہوا نیچے والے لیول تک. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس کا یہ بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ انہوں نے اب بینکوں میں پروفٹ ریشو بڑھانے سے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بیٹھے گا کہ اگلے 2-3 سال جو ہے وہ لوگوں کے جو ریزرو لوگوں نے کٹے کیے تھے, جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈالے تھے, اس سارے کے سارے افیکٹ ہوں گے, اور لوگ جو ہے وہ 5-7 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. اس سے املاک کی پرائسز اور جی ڈی پی کا جو 3% ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے آتا ہے وہ سارا تباہ برباد ہو جائے گا. جزیر صاحب مثلا آپ نے 2000 فلیٹ شروع کیا ہوا ہے اور ہائی رائزز شروع کی ہوئی ہیں, تو اس حالات میں لوگوں کی کیپیسٹی آف جو پرچیز ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو پھر وہ ڈھانچے کے ڈھانچے کھڑے رہیں گے. پھر تو بہت لیکن میں عرض کروں, میں مائی ہوم فاؤنڈیشن کے پینل سے ہم پورے پاکستان میں جو ہے وہ لاہور میں 4000 کے قریب جو ہے وہ اپارٹمنٹ, صرف جو چھوٹا لیول کا بندہ جو مڈل کلاس ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس ہے, یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 4000 اپارٹمنٹ جو ہے وہ سوچے, اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. اگلے سال دسمبر تک ہم دینا چاہ رہے تھے, لیکن جتنی تیزی کے ساتھ یہ گورنمنٹ باقاعدہ ڈیزاسٹر سے بڑا ڈیزاسٹر کرتے چلے جا رہی ہے اور ہر شعبے کو تباہ برباد کرتے چلے جا رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال جو ہے وہ ہم اس طرح سے لوگوں کو وہ ڈلیور کر سکیں گے, اور ہمیں تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. ایک پرائسز بھی بہت ریز کی ہیں. یہ مسئلہ اصل تو ہے, سیاست تو کبھی کوئی وزیر اعظم آ گیا, کوئی وزیر اعلیٰ آ گیا, وہ تو آپ سے پوچھیں گے ہم قانونی رائے کہ پنجاب میں جو کنٹراورسی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں نہیں ہیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں جو کہا تھا وہ اعتزاز احسن نے بھی اس کو آپ کی بات کو سیکنڈ کیا, لیکن باہر وہ کہتے ہیں کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے, سب پنجاب میں وزیر اعلیٰ موجود ہیں, وفاق میں ایک ووٹ ہو, جو مرضی وزیر اعظم موجود ہیں, وہ ترکی کا دورہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس مسئلے پر روشنی ڈالی جہاں زیب صاحب نے جو کہا, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کی جمع پونجیاں ساری, جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی, اور پھر اگر قسطیں بھی دینی ہیں تو جتنی پھر یہ ظاہر ہے یہ پھر ریٹ بھی بڑھائیں گے, جب سیمنٹ ریٹ بڑھے گا, سریا کا ریٹ بڑھے گا, تو بیٹھ جائے گی ساری انڈسٹری اور پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. نہیں, مجھے آج ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک تو جو رات کا کل کا انٹرویو جو آپ نے بتایا سبھی, ہاں اس پر آتے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے بڑا. اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے اپنے وزیر خانہ کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا تھا, اچھا جا کے بتایا ہماری قانونی پوزیشن کیا ہے, اور اگر اس وقت رجیم چینج ہوتی ہے تو قانونی پوزیشن ہماری کیا ہوگی. اچھا, یہ سر یہ کھل کے انہوں نے بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں عمران خان دور اندیش آدمی ہے, وہ دور کی سوچتا ہے. یہ تو ہے نا پھاڑو کر لو, بس حکومت چاہیے ان کو, یہ تو اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں. معافی چاہتا ہوں, کوئی تیاری نہیں تھی ان کی اقتدار میں آنے کی, اقتدار لینے کی, بس اقتدار مل گیا اور پکڑ لیا انہوں نے اور بیٹھ گئے. لیکن کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی. ظاہر اقبال صاحب آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں ہمارے ملک کے, میں بھی چھوٹا موٹا ایک وکیل ہوں. کورٹ میں چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ کیس کیوں نہ ہو, 13-20 پیسے کا کیوں اسلحے کی گرفتاری, سر ہمیں چلکا دینا ہوتا, سر بیلیبل آفینس ہے, کتنے کا ہم چلکا دیں, اتنی بات. لیکن اس کے لیے تیاری کرنی پڑے, برآمد کیا ہوا ہے,
ہے کیا کرنے کس لیے کہاں سے ہوا ہے, کس سے ہوا ہے؟ کس سے ہو اس طرح کی کوئی موجودہ گورنمنٹ کی کوئی تیاری نہیں تھی حکومت کے بارے میں. اب حکومت کس کی ہے ہمیں یہ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا. نہیں, لیڈر تو اب تو ٹریجری بینچ میں شہباز شریف ہے وہاں, اور یہاں حمزہ شہباز شریف ہے. نہیں, آپ پنجاب کی تو بات کر لیں گے, اب سندھ کی بات کون کرے گا؟ وزیر خارجہ کو کون ہے؟ وزیر مواصلات کون ہے؟ اسی دن اس حلف اٹھانے کو اسی دن بات چلا گیا, ابھی تک نہیں آیا. میں گزارش کرتا ہوں. پھر یہ مجھے بتائیے کہ اب تک آپ کے پرائم منسٹر کتنے دورے, یہ جو ابھی بھی دورے پہ ہیں, کتنا دورہ ہے اس کا؟ کیا یہ ملک پھر 100 آدمی کو لے کے جانا ملک کے لیے وہ تو ملک کے لیے کر رہے ہیں نا. تو میں گزارش کرتا ہوں, نہیں ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا لے کے آئے سعودی عرب سے, کیا لے کے آئے یو اے ای سے, کیا لے کے آئے قطر سے؟ ابھی مفتہ اسماعیل نے جو بیان دیا کہ ہمیں جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں 30% جو ہے رعایت پہ تیل بھی لوں گا اور گندم بھی لوں گا رشیا سے, اب مفتہ اسماعیل کہہ رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں لینی چاہیے؟ کیا ان کی کیا پالیسی ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ سے باہر ہے, یہ حکومت ٹوٹلی سمجھ سے باہر ہے. جب ہم بار روم میں بیٹھتے ہیں, اقبال صاحب ہمارے بڑے سینئر لائرز ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہیں, آپ تو دماغ ہے پورے ملک کا, اس لیے کہ آپ زیادہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. بتائیے کہ پھر کس بندے نے سارا کچھ کیا, کیا ایجنڈا کیا تھا؟ کھل کے بات کریں, کیونکہ اب تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. اقبال صاحب دیکھیں, ہمارے ایک بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ظلم پہ تو معاشرہ رہ سکتا ہے, نا انصافی. اگر دن رات کر کے آپ ایک مسئلہ ایک آیا, آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا, ابھی تک پنجاب اسمبلی کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آرٹیکل 25 جو ہے وہ ہمیں یہی بات کہتا ہے نا کانسٹیٹیوشن کا, کہ آپ جو ہے کسی کے درمیان فرق نہیں کرو گے. اور ہو کیا رہا ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے. وہ گورنر نہیں تھا نا, گورنر نہیں تھا تو وہ ظاہر ہے گورنر نہیں آتا تو پھر وہ نہیں. فیصلے اگر رات کی تاریکیوں میں آنے ہیں, جن کی فیور میں آنے ہیں ان کے لیے رات کی تاریکی بھی ہے, اور جن کے لیے نہیں آنے ان کے لیے جو مرضی کرتے ہیں. میں نے کل بھی کہا, علی ظفر کو میں نے کہا کسی معاملے کا فیصلہ نہ کرنا اکیڈیمک ڈسکشن میں ڈال دیا جاتا ہے, جس طرح آپ کر رہے ہیں. آپ وہ کرائی اتنی بڑی تحریکیں چلا چکے ہیں, آپ سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ہم دیکھیں رول آف لا کی بات کرتے ہیں. اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ تو ہے نون لیگ کا ایک ونگ بنی ہوئی, پتہ نہیں وہ انہوں نے بلکہ وہ کئی دفعہ سپریم کورٹ میں جا کے پارٹی بن جاتی ہے. جناب پارٹی بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے. دیکھیں تاجہ نیلیہ کیس میں, نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ کا صدر نہیں پارٹی بنا ہوا, خود بنا ہوا, اپنے نام سے پٹیشن کی ہوئی ہے اس نے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, میں بھی عہدیدار رہا ہوں, ہمیں بڑی آفریں ہوتی تھی, اس وقت پناہ مالک چل رہی تھی, بڑی بڑی آفریں تھی, ہم نے نہیں کرنی, جو میرٹ پہ ہونا ہے کورٹ فیصلہ کرے, ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. وہ یہ ضرور ہے کہ ہم ایک جسم کے دو حصے ہیں, عدالتیں, عدل اور وکلا, ہم ایک ہی فیملی ہے, ہمارا ایک ہی خاندان ہے. مجھے قانونی بتائیے کہ مثلا آپ آئین میں ایک چیز درج ہے, آرٹیکل جو موجود ہے کہ آدمی کو شخصی آزادی حاصل ہے, وہ جا سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر جب ریٹیں سپریم کورٹ میں جاتی ہیں, سپریم کورٹ کو تو ون لائن کرنا چاہیے کہ یہ تو پہلے ڈیسائیڈڈ ہے, جس نے وائلیشن کی انہیں بلاؤ اور اس کو فوراً پنش کرو. دیکھیے اقبال صاحب, میں پہلے بات کر چکا ہوں, جو معاملہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا اس کو اکیڈیمک ڈسکشن میں لے جاتے ہیں. 25 تاریخ پر جب بات کر لیتے ہیں, 25 تاریخ کو پاکستان نے کا جو چہرہ پوری دنیا نے ٹی وی چینل پر دیکھا, پہلے تو اتنے چینل یا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, کہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ صبح سے شام تک بیٹھی رہی. میں اقبال صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک پی ٹی آئی والوں کو کھلی آفر دے رہا ہوں, آ جائیں. ڈاکٹر فردوس, سوری ڈاکٹر جو تھی ان کی یاسمین راشد پہ جو ظلم ہوا, میں نے وہ کلپ دیکھا. یقین جانو پولیس کو کس نے اختیار دیا لاٹھی چارج کا؟ بالکل کس نے دیا؟ جب تک مجھے اسٹریٹ ان رائٹنگ آرڈر نہ کرے اس وقت تک یہ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے پولیس والے. کس کے کہنے پر سپریم کورٹ کے کل کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے رٹ کی ہوئی تھی, اس کا فیصلہ جو لکھا ہے پڑھا ہے آپ نے, 6 انہوں نے پوائنٹ کے اٹھائے. بتایا جائے ساری ایجنسیوں کو لیٹر بھیجیں, ڈی جی آئی ایس آئی, آئی بی کو, چیف سیکرٹری اور پولیس کو بتایا جائے. سن لیں, نمبر 1 کتنے بیریئر تھے, 7 کوشچن ہیں, کتنے بیریئر تھے, کتنے ہٹائے گئے, کس نے ہٹائے, کتنے زخمی ہوئے, کتنے مرے, یہ کیا بات ہے؟ یہ انکوائری کمیٹی ہے. سر میں گزارش کر رہا ہوں, میں ایک بات کیوں کر رہا ہوں, جب بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہمیں کو اچھا نہیں لگتا, ہم اکیڈیمک ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں. اب 7 سوالوں کے جواب مانگ لیے, کب آئیں گے؟ اب 25 مئی تو گزر گئی. ان میں ایک اختلافی نوٹ جسٹس محترم افریدی صاحب نے دیا ہے کہ عمران خان نے, یعنی عمران خان نے وائلیشن کیا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ, اس کے ساتھ پروسیڈ کیا جائے. پڑھا ہے آپ نے؟ اقبال صاحب میں گزارش کروں گا, کیا 24 کی رات اور سارا دن 25 کا کراچی سے لے کے پاکستان میں آگ نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا ہمارا 100 موٹو لینا نہیں بنتا تھا؟ اگر کوئی پٹیشن آ بھی گئی تھی
उसी वक्त ऑर्डर करते हैं हाँ कि दरख्वास्त आ गई है, हमारी मजबूरी है, सुनना है हमने और इस पर फैसला करना, और उसी वक्त कहते हैं फौरन ऑर्डर करते। भाई कौन हटा, देखिए आपका आर्टिकल 2 से लेकर 40 तक फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको आजादी है चलने फिरने की, आने जाने की। ये कंटेनर तो चलो आप 4 होंगे तजारत करना है, बाकी हजारों लोगों के लिए आपने भी कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर दी। नहीं बंदा कोई अगर आदमी अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, शरीफ आदमी, तो वो बदमाश तो है नहीं कि वो तोप लेके चला जाए। नहीं, मैं रात देख रहा था एक प्रोग्राम, आपके एक एंकर कह रहे थे दफा 144 लगी हुई थी। भाई दफा 144 हो तो 5 से ज्यादा लोगों पे असरअंदाज होती है। आपको भी याद होगा बहुत सारी तहरीकों में आपने भी हिस्सा लिया, 4 आदमी जैसे नासरा जो जावेद है उनके घर में दफा 44 की खिलाफ वर्जी हो रही थी। देखें, घर के अंदर दाखिल होना उसके लिए वारंट बहुत जरूरी है, और इसकी चार दीवारी की जो पामाली की गई है, जो लोग शामिल हुए, दाखिल हुए, उनकी तरफ क्या कार्रवाई है? सर अभी ये मैं कहता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन वकला भाइयों को जिन्होंने जरूरत का मुजाहरा करते हुए मुकदमे का इंदराज का ऑर्डर लिया है, और मैं उस जज साहबा को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है। इस तरह के ऑर्डर जरूरत वाले लोग ही करते हैं। नहीं ऐसे जेबा, अब आप बायो साहब आपकी नजर करके मैं अपना जेबा नाज सवाल पूछता हूँ कि कातल की ये दलील मुनसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। जेबा नाज साहब ये बताइए कि जो पंजाब में आप इस वक्त चौधरी परवेज अली साहब, वो जाहिर है कि जद्दोजहद भी कर रहे हैं और इस वक्त PTI के साथ हैं, और इस वक्त आपके सामने आप कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, और वो जो 25 सीट हुए उनका भी फैसला कोई नहीं होता, तो क्या कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग? आप शुक्रिया इकबाल साहब। मैं तो पहले तो मैं इजहार अफसोस करना चाह रही हूँ, ये 25 वाला है जो उस दिन ये जो बदमाशी हुई है, खुली गुंडागर्दी हुई है, और इस कदर चादर और 4 दीवारी का वो पामाल किया गया है। मैं तो इस बात पे खुदा अल्लाह उनको गरक करे जिन लोगों ने इतना जुल्म किया है अवाम पे। वो अवाम कौन सी थी? अवाम कहाँ से थी? वो कि इंडिया और फलस्तीन की जंग हो रही थी। आपने कभी देखा हो आज तक वो लोग अपने बिस्तरों पे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जो वहां पे मुजाहरे में शरीक होने के लिए गए, उनके साथ कितनी ज्यादती की गई और किस तरीके से आंसू गैस की शेल फेंके गए। उनके सामने खड़े हुए लोगों के सीनों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शेल चलाए गए। ये इस तरह तो बम जो चलाए गए उनके ऊपर, वो तो जंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इन लोगों ने लोगों को हटाने के चक्कर में, हालांकि ये हटाने का चक्कर नहीं था, ये असल में राना सनाउल्लाह ने अपने आप को मनवाने का, शहबाज शरीफ ने अपने आप को मनवाने का, और ये नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के जो इनके साथ प्लानिंग की उसका रद्द अमल था। उन्होंने कहा हम आए हैं तो बदमाशी इतनी करो कि लोग हमारी वहशत से डर जाएं और भाग जाएं। ये नहीं समझते कि ये अवाम पाकिस्तानी है और कलमा पढ़ने वाले हैं, ये ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। पहली बात तो ये है। और ये कौन चोर लुटेरे डाकू लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया? वो ही जो यहां से लूट फूट के बाहर भाग गए। ये राना सनाउल्लाह कौन था जिसने सानिया मॉडल टाउन में सामने खड़े होकर शहबाज शरीफ ने, और इसने और शहबाज शरीफ के ऑर्डर पे राना सनाउल्लाह ने सामने 18 लोगों के पेटों में, औरतों के और मर्दों के गोलियां मारी, और इसका आज तक रिजल्ट नहीं निकला। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने काले करतूत होने के बावजूद अपना निशान नहीं छोड़ा। दूसरी बात आ गई, मैं जो आपने सवाल किया उस पर बात करना चाह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर परवेज अली साहब पंजाब के अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और पहले भी थे। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, मेरी सुन ले, आज भी परवेज अली साहब के पास वोट ज्यादा है, और ये अब मखसूस नशिस्तों पे जो इन्होंने रौला गोला डाल दिया गया है, और ये कितनी नाइंसाफी है। जब 5 सीटें तरीके इंसाफ की थी, 20 सीट हुई है जो, तो 5 आनी चाहिए थी ना। अब वो कहते हैं जी अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक का ये जो सिस्टम है ये अच्छा नहीं है। हम जो 25 मुनर्रफ हुए हैं लोग, तो इलेक्टेबल तो पूरा है।
अब बात सिर्फ ये है कि हमजा शहबाज का नंबर कम है और चौधरी परवेज इलाही साहब के पास नंबर ज्यादा है, इसलिए ये वो लोग इस बात को कह रहे हैं। हम इस हाल में आप अदालत में तो गए हुए हैं। जी जी, और अदालत उनको भी देखे, ये जो सारे काम कर रहे हैं आखिरकार इंशाल्लाह ताला परवेज इलाही साहब की फतह होगी, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो जल्दी आपके पास दूध का दूध और पानी का रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि ये जो नहीं, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। इस वक्त हमजा शहबाज वजीर आला आईजी उनकी बात मान रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उनकी मान रहे हैं, राणा सनाउल्लाह पंजाब में वफाकी देखिए ये तो सिलेक्टेड लोग है ना, ये तो मुसल्लत किए गए ना, ये इलेक्शन से तो नहीं आए, ये तो इलेक्टेबल तो नहीं है, ये तो मुसल्लत किए गए। ये देखे हमजा आके वजीर आला पंजाब कैसे बन सकता है, मुझे बता देना उसके पास क्या अथॉरिटी थी। इकबाल साहब मैं गुजारिश करूंगा, क्या आईजी और जो आपका चीफ सेक्रेटरी है पढ़ा लिखा इंसान ने, सीएसपी ऑफिसर, क्या इनको कानून का नहीं पता? बिल्कुल पता है। क्यों ये खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं कानून? और ये सिर्फ अपनी बदमाशी, कल को जितना भी बोझ आना है इन पे आना है, बिल्कुल इन पे आना है। किसको पनिशमेंट हुई है मुझे बताइए। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप जेन में रखिएगा, हमने रूल ऑफ लॉ की जी अभी निजबा ने कहा है कि मार्टन थाने के बंदे बकायदा, और उनमें से एक बंदा बहुत बड़े उहदे पर पंजाब में लग गया आज। ठीक है, वजह यह है पूरे सूबे के लोग लगे, उनको क्या हुआ? अच्छा शाह साहब मैं माफी चाहूंगा, मेरी एक मिनट जरा मेरी आपकी बात करें। मैंने माराटाउन वाला जो केस किया है बाकर नजीब साहब के पास कमीशन में मैं ही पेश होता जी, ये माराटाउन वाले जो मजलूम है उनकी तरफ से, जी और मैं हमने वहां साबित किया जी कि ये इंसिडेंट नहीं, ये कत्ल है। कत्ल है, बिल्कुल और बाकर नजीब साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वेरी कि ये इंटेंशनली मर्डर्स हैं। क्या ये हुआ? भी मैं आपको बिल्कुल क्या बिल्कुल हुआ? ऐसे ही उसके था। बाद जो शेर अली का जो आबद शेर अली का वाला जो शेर अभी भी जिंदा है, वो कहता है कि ये आदमी 22 आदमी 18 अफराद का कातिल है। ऐसे लोग जब हमारे हुक्मरान होंगे, बस। जो अरबों खरबों रुपए के मुलजम भी हो, चार्ज भी फ्रेम होने लगे हों, मंशियात के चार्ज फ्रेम हो, मैं माफी चाहता हूँ हनीफ अब्बासी को इन्होंने जनाब अपना वो स्पेशल मिनिस्टर सिस्टम लगा दिया। ठीक है, सजा याफ्ता है ना, सजा भी मुअत्तली हुई है ना, उसकी सस्पेंड हुई है, जमानत पे है ना। है तो क्या सजा याफ्ता आदमी कभी मिनिस्टर हो सकता है? हो तो अदालत को सरकारी अफसर बेचारे के बाद FIR हो जाती है, नहीं हो सकता। मैं माफी चाहूंगा, हम बदकिस्मत इसलिए हैं कि वो कौन सी हदीस है एक, जिस तरह की कौम उस तरह के ही फिर बादशाह होते हैं। अब कौम को जागना होगा। ये आजादी की जो मार्च है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं हालांकि इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए हमेशा लेटर आते रहे हैं इस तरह के बड़े रियासती ताकत के आगे आज जो फॉलोइंग होती है, फॉलोइंग दो किस्म की होती है। एक होती है कई लोगों की फॉलोइंग ऐसी होती है वो बदमाश होते हैं, एक ही फॉलोइंग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बेचारे टीवी देखते हैं, वो कैसे जाएं। और रियासती जो ताकत है वो उनको पहले जो टीवी देखते हैं डरा के रखा हुआ है। वो कहते हैं 200-250 बंदा गया था, तो इसका मतलब ये 200-250 बंदा दूसरा बेचारा को बदमाश तो नहीं जाए। साहब कौम को कौम रहने दें, मैं इस हुकूमत को ये बात बताना चाहता हूँ। 1965 का आप याद करें, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम डांगे सोटे लेके निकल पड़े थे। हाँ, मैंने देखा। कहीं ये वक्त ना आ जाए, माफी चाहूंगा। यही जो पुलिस के साथ हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है अवाम के साथ, माओ बहनों, हम भी माओ बहनों वाले हैं, घर में दाखिल, अब नासिर इकबाल के घर दाखिल हो गई, यार शर्म या करो। देखिए शेर पढ़ते हैं आप, उनके हैं, किसकी है? आगाज आप उन्हीं के शेरों से करते हैं। जनाब अल्लामा इकबाल की वो बहू है, वो कम खौफे खुदा खाओ यार, कम से कम जाते हुए ये तो सोचो जस्टिस रिटायर्ड है वो। अच्छा क्या आपकी तबलीग से सीख हो गया, या कोई इंसाफ होगा, कोई सजा से बातें ठीक होगी? सर मैं गुजारिश करूँ, अगर अंडर एंटर हो गया, आप भी रोज प्रोग्राम में कहते हैं हम भी कर चुके, मुझे बताइए कि रिस्पॉन्सिबल बंदों को कोई पनिशमेंट हुई? सर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह तरियाक का बुरदाशुद, मार के जीता बुरदाशुद, जब तक इराक से तरियाक आएगा शाम के डसने का मर गया होगा आपको। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, आपने जो हालत डॉलर की आपने देख ली, आपने अपनी स्टॉक मार्केट की हालत देख ली, कब तक ये नजारे हम देखते रहेंगे? एक मिनट में बात करना चाहती हूँ। आप ये देखें कि ये दौरे जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, साथ नवाज शरीफ साहब के बेटे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताए वो डाकू लुटेरा चोर मुख्तलिफ मुल्क में जाके कहता है जी मेरे बच्चों की नेशनैलिटी नहीं है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो मुझे बताया कि शहबाज शरीफ किस हक से उसको लेके बच्चों को दौरे करते फिरते हैं, किस नजरिए से उनके बच्चों को लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ दौरों में शमूलियत करवा रहे हैं उनकी। मुझे तो नहीं कानूनी बात करती, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये समझती हूँ कि ये जुल्म की इंतहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है एक दफा नारा लगाते हैं
कि पाकिस्तान में गुरबत ने झंडे गाड़ दिए हैं, दूसरी तरफ कौमी खजाने को फिर लूटने के लिए शुरू हुए हुए हैं। ने तो ज़िबा आगे चलते हैं, वो तो वाकई झंडे गाड़े में जी। सुने ना, देखिए, एक मिनट जरा मेरा एक मैसेज सुनो, मेरा सुन ले कि ये देखे, ये जो तुर्की का दौरा हुआ है अभी, उसमें मुझे बताया कि बाप बेटों ने मुल्क के पाकिस्तान को और मुल्क को लूटा नहीं है। मुझे बताए अभी जब मुल्क को लूटने के लिए आते ही फिर 10 अरब। आप अदालतों में जाए ना, ये भाई साहब क्या कहते हैं, कोई अदालतें फैसला करके पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं। हाँ, तैयब दुकान के लिए उसकी कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। जब ये सऊदी अरब में गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, तो तैयब दुकान भी वही था जी। और इन्होंने मैसेज भी भेजा उसको मुलाकात के लिए, उसने इनकार कर दिया। उसका इस्तकबाल किसने किया था? जिस लीडर को जनाब शाह सुलेमान बूढ़ा आदमी जी उसने किया। शाह ने किया था। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि वहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मैसेज भेजा मुलाकात के लिए, उसने इनकार कर दिया। ये तो आपकी हुकूमत है, मैं क्या करूँ और क्या कहें आपको कि क्या उनको नहीं पता इनके खिलाफ कितने केसेस हैं, ये कौन लोग हैं? माफिया बिल्कुल। अच्छा जी, अपना जानदेव साहब फिर इधर आते हैं। जानदेव साहब, ये जो ज़ाहिर आप भी सारा दिन इसमें रहती हैं, यह ब्लेम गेम है कि हर आदमी कोशिश ये कर रहा है कि मैं पाकिस्तान का ज़्यादा वफादार हूँ। उस वफादारी की आड़ में अदारों की तौहीन होती रहती है। मसलन पहले अगर अपोजिशन में ये राइज से मौलाना फजल रहमान कई दफ़ा कह चुका कि मुझे कोई नायब का चेयरमैन ज़रा नोटिस भेज के दिखाए, हाँ जी, और ऐसा ही हुआ कि नहीं भेज सके। बिल्कुल इसका मतलब जो जितना ताकतवर है, फिर सुप्रीम कोर्ट को कई दफ़ा कहा कि आप पार्टी ना बने, कुछ नहीं हुआ। और फिर जो बड़ा डॉक्टर है पाकिस्तान का, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको दलकारे मारते रहे। अब ये कि इमरान खान साहब ने जो कल बात की है, ये अपनी हदूद से तजावज़ नहीं किया, उसने कोई बात। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आलमी इस्तेमारी कुव्वतों ने इस निज़ाम का जो कमज़ोर तरीन जो निज़ाम है, जो कमज़ोर तरीन पार्लिमानी जमहूरियत है, उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि आलमी इस्तेमारी कुव्वतों ने चंद जो है ना करोड़ डॉलर को 50-55 करोड़ डॉलर में लोगों को खरीदा और ये निज़ाम सारा का सारा लपेट दिया गया। और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो चल रही थी और पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, उसको साइडलाइन करके वो जो नए राहें तलाश कर रहे थे यहाँ पे इस खित्ते में, जो गेम चेंज कर रहे थे, बड़ी तेजी के साथ उन्होंने अमेरिकन को निकाला यहाँ से। अच्छा, ये अमेरिकन ने उस गवर्नमेंट को साइडलाइन करके एक सिसिलियन माफिया जिन पे बेशुमार केसेस थे, उनको दोबारा जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा दे दिया। और आप अंदाजा करें कि शॉर्ट पीरियड में उन्होंने पाकिस्तान के पीठ से एतमाद के जरिए और कॉन्फिडेंस से ये हुकूमत आई तो है। देखिए, ये निज़ाम का फेलियर है बेसिकली कि आप अंदाजा करें कि चंद जो है वो आपके एमपीएस एमएनएस को खरीद के आपने मरकज में भी गवर्नमेंट चेंज कर दी, और यहाँ पे आपने सूबे में भी जो सबसे बड़ा सूबा था उसमें भी गवर्नमेंट आपकी चेंज हो गई, और ये सिर्फ चंद करोड़ डॉलर जो है उन्होंने ये इतना काम ये किया। अच्छा, वली खान ने कहा था, पुरानी बात है 1988 की, 1 बिलियन चाहिए, उसको करोड़ में रेट था, अब कितना है? अब ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली ज्यादा, 20 करोड़। 20 करोड़। अच्छा, एक सर बड़ी अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, आज से पहले डोंकी बिकने शुरू नहीं, आज से पहले जो है वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने सिस्टम को ग्रिप किया हुआ था। अच्छा, मैं अपनी पूरी लाइफ में एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा साथ खड़ा रहा कि मैं ये समझता था कि जो इस्लामी सल्तनत है उसमें भी और पूरी दुनिया में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किरदार अदा करती है, गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती हैं। आप देखें कि प्यूटन जो है वो रशियन जो प्रेसिडेंट है वो केजीबी से निकला, और यहाँ पे अमेरिका के सारे जो पेंटागन से फैसले होते हैं। तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वो बड़ा अहम है, वो हो रहा है, तो हमेशा हम साथ देते रहे। लेकिन ये पहली दफा ऐसे हुआ कि हमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पार्टी की सूरत नजर आ रही है, सिस्टम पे उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये ब्लंडर भी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को स्टेबल कर रही थी, उसमें अगर कुछ एलिमेंट जो है एस्टैब्लिशमेंट के अगर उनकी भी पार्टिसिपेशन है, तो ये बहुत बड़ी बात। कारोबारी है, मूडीज को आप देखते हैं रैंकिंग दुनिया की, आप देखें ना मूडीज की रैंक पहले जो है वो प्लस में, इससे क्या असर पड़ेगा? सर असर पड़ेगा, उसने पाकिस्तान की रैंकिंग नेगेटिव कर दी। नहीं, देखें मूडीज ने नेगेटिव किया, उसका इंपैक्ट ये आएगा कि आप इंटरनेशनल इदारों में जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपके दोस्त भी आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप चलते तो इसका असर पड़ेगा।
Obviously बनेगा सर। और यहाँ पे इफेक्ट ये आएगा कि आप बातदरीज दिवालिया होते चले जा रहे हैं। ना करें, इमरान खान साहब ने जो जिस कॉन्टेस्ट में बात की वो ये कहा कि अगर बातदरीज ये सिस्टम कमजोर होता गया तो उसकी इम्प्लीकेशंस ये हो सकती हैं, उसके इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि मुल्क तकसीम भी हो सकता है। तो इसको रोका जाए, इन लोगों को रोका जाए। देखिए निजाम का फेलियर है ये। अवाम दोस्त पार्टी के फोरम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये निजाम अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान ने ये जो बात किया है इस पर उसे उम्र कैद भी सजा सुनाई नहीं, जा वो तो देखे जी, सारे पता नहीं कितने लोग क्या क्या करते रहे। मैं आपके सामने ये निजाम अगर किसी को सजा दे रहा होता तो आज नवाज शरीफ जो है वो जेल की सुराखों के पीछे होता। अगर ये निजाम किसी को सजा दे रहा होता तो शहबाज शरीफ आप वजीर आजम नहीं होता, एरिया रगड़ रहा होता नीचे। ये निजाम का फेलियर है। यहाँ पे कभी ये ताकतवर को जो है ना सजा नहीं मिलता। ऐसे इंसाफ के सिस्टम को क्या करना है आपने। आप देखें कि सियालकोट में वाक़या हुआ, उस मां ने बाकायदा तौर पर जब वो छूट के आ गया कातिल, ब्रेक के बाद इसका जवाब हम लेंगे, मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो मैं ये पाकिस्तान में अदालती इसरात ज़रूरी हैं या क्या काम किया जाए, ये अदालती निज़ाम हमारे में कोई इंसाफ फराहम कर सकेगा। नाज़रीन आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। भाई साहब, जो निज़ाम इंसाफ है जब वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकता तो लोग फिर खुद इंसाफ ले लेते हैं। आपने देखा कि मुआशरा इस तरह बढ़ रहा है, उसको छोड़ देते हैं कि एक बेटा करता है तो दादा करता है तो बेटे तक आपका केस चल रहे हैं इस वक्त। 19 साल बाद भी लोगों ने पता किया कि वो तो मर गया जिसको आपने बरी किया। रिसेंटली एक वाक़या हुआ परसों लाहौर किसी कोर्ट में, औरत ने कहा कि मेरी उम्र 45 साल है, मैं 9 साल की थी, 5 मरले के मकान के लिए, और मुझे इंडिया भेज दिया जाए। ये निज़ाम इंसाफ इस किस्म का है जिसको इसको रहना चाहिए या विजिट करना चाहिए। इसका हल क्या है? पाकिस्तान का निज़ाम अदालती किसी को अच्छा लगे या बुरा, अप टू सिविल कोर्ट, अप टू लास्ट एंड कोई इंसाफ फराहम नहीं कर रहे गरीब आदमी को। मैं इकबाल साहब एक गुजारिश करूंगा, हम बुकला ने एक तहरीक चलाई मुल्क में बहुत बड़ी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के तो आपने हमारा साथ दिया, आपके लोग भी हमारे साथ, बल्कि हमारी गाड़ी इस्तेमाल रॉयल की होती रही, उसी पर बैठे झगड़ा होता था। तो इतनी बड़ी तहरीक किस लिए थी? रूल ऑफ लॉ के लिए थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटर जो हमारे हैं, कर क्या रहे हैं? स्वाय सड़कों और नालियों को ठेकों में इनको काम ही कोई नहीं। कभी को 1860 का कानून नहीं बदल सके अभी तक। जब तक आप कानून नहीं बदलते, देखिए वक्त के साथ साथ मुझे याद है एक वक्त था कि हेलो कहते थे वो एक्सचेंज के नंबर में वो आके कि जी फलां शहर का नंबर है, ये मिला दें जरा। अब तो आपके हाथ में हर चीज पड़ी है, आप इतने एडवांस हो चुके हैं, आपका कानून क्यों नहीं एडवांस? लेकिन आपने पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट कमेटी बनाई है पार्लियामेंट की, आपको पता है उसको रूल आउट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कर देते थे, और अब भी ऐसा ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आपके जज साहबान वो अगर कोई रिकमेंडेशन करें या किसी जज इन्होंने रिकमेंड किया वो कहीं ये नहीं करना तो उनकी नहीं मानी जाती। मैं सब गुजारिश करूंगा, रूल ऑफ लॉ के जो रिजल्ट थे आफ्टर उसके बाद देखिए ना, हमारी अदलिया को आजाद होना चाहिए, जो हमें आजाद नजर नहीं आ रही। मैं माफी चाहूंगा, मेरा उपाय है। आप तो कह सकते हैं, आप तो कह रहे नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ, मैं यकीन जाने हम लोग परेशान होते हैं अगर काला कोट पहना किसी फ्रूट वाली रेडियां, जैसे मैं रास्ते में आता हूँ एजी ऑफिस के सामने खड़ी, तो वो पूछते हैं वकील साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो हम लाजवाब हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं कि हमारी अदलिया क्या कर रही है। जब तक वो अभी आप चले जाए सुबह जाके मैं सिविल कोर्ट में चले जाए, एक इतना कमरा है, 3 जज बैठे उस कमरे में, आप जजेस को कमरे तक नहीं दे रहे। यहाँ क्यों नहीं मार रोड पे जितनी कोठियां गुजरा को दी हुई हैं, क्यों नहीं यहाँ अदालतें शिफ्ट कर देते? अगर आपके पास पैसे नहीं तो उधर शिफ्ट, इन एमएनए एमपी को शिफ्ट करो इनके हॉस्टलों में। एमपी हॉस्टल बना हुआ है, एमएनए हॉस्टल बना हुआ है, वहां जाएंगे लोग। इन्होंने जब नापी नहीं तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो 5 यानी मखसूस सीटें पंजाब की हैं, उन्होंने अभी आई है खबर, नोटिफिकेशन रोक लिया है। तो अब अगर उस दिन जाके चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान देता है बिला बुलाए, ये कहता है जी मैं 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता, अब वो कहता है मैं अभी करवाने के तैयार हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुबह मोटर से पूछे कि उस दिन तुमको ये कह रहे थे हमारे सामने, वो बात सही थी, यही बात सही? देखिए इकबाल साहब, फेलियर ऑफ जो इंस्टीट्यूशन होता है ये मुल्क को बहुत दूर ले जाता है। ये दिन में रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी अदलिया हो, या हमारे बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, अगर हम लोग मुल्क का नहीं सोचेंगे
तो यकीन जाने वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे इन तमाम अदारों को हिदायत दे। लेकिन लोग मायूसी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप सारा दिन लोगों से मिलती हैं, वो ग्रास रूट पर मिलती हैं, इस वक्त लोगों को अदारों के ऊपर कोई एतबार है तो मुझे बता दीजिए। कोई एतबार नहीं है जी, कोई यकीन नहीं है, और ना ही वो करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जब पैसे वाला रात को 3 बजे अदालतें लगा सकते हैं, लोग हमारे बच्चों की जो पेशियां हैं वो कई साल 20 साल से हम लेके जाते हैं अदालतों में केसेस, और हमारे केसेस 20 साल पीछे छोड़ दिए जाते हैं, कभी उनका फैसला आज तक नहीं आया। हमारे पास ना पैसा है कि दे के हम अपने फैसले करवा सके, और ना ही हमारे पास बदमाशी है, ना ही पावर है कि हम जाके अपने काम करवा सके। बाकी रह गई दूसरे महकमों की बात। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तान की ठीक होने का, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए, लेकिन वो करेगा कौन? लोग समझते थे इमरान खान साहब आए हैं तो ये बड़े मसीह हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और ये आएंगे और ये चोर लुटेरों से जान छुड़वा देंगे और एक नई हुकूमत आएगी और पाकिस्तान का कोई मदीना रियासत बनाने का मसीहा आया है, ये अच्छे तरीके से हमें लेके चलेंगे। उस बंदे ने वोट दिया, वो लोग ऐड हुए, उसने हीरा की तलाश किया था बुजदार, हीरा की उसने तलाश किया हाँ था। जी, और ये गलत मैनेजमेंट इमरान खान की आज उसको कहां से कहां लेके चली वो गई। क्या किधर है? वो बैठे हुए हैं जाके, बना रहे हैं। वो बैठे हुए हैं, वो जहाँ से कंटेनर से चले थे वही उसी कंटेनर पे दोबारा चले गए। और मरियम नवाज साहबा बेचारी बोल बोल के परेशान हो तो चुकी है। तब 1 मिनट आपके पास है, मुझे बताइए कि आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो हमने काफी इस पर बात कर लिया है अदारों के ऊपर नहीं कुछ होता, और पंजाब में आपने देखा कि ना कॉन्फिडेंस दोबारा वो नहीं लेते, गवर्नर साहब नहीं कहते कि आप दोबारा इस्तेमाल का वोट लें, इलेक्शन कमीशन डी नोटिफिकेशन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह फैसले नहीं आते, इमरान खान को उम्र कैद की सजा जो कह रहे हैं दिलवा देते हैं, तो फिर आगे सिनेरियो क्या होगा? आगे जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम में अनरेस्ट है बहुत ज्यादा, और ये हाईएस्ट लेवल पे है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये निज़ाम का फेलियर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अवामी अनरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसे आएगा कि ये लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनको सड़कों पे घसीटेंगे। वो जो कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब के मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा, उन्होंने तो नहीं घसीटा, लेकिन यकीन करें बड़े लोग कि बाहर इस लेवल पे है, बड़े लोग तो बाहर अवाम इनको पकड़ के जरूर घसीटेंगे। बड़े लोग तो बाहर चले जाएंगे, घसीटने किसको? नहीं, कुछ ना कुछ बाकी जहाँ पे जो बची होंगी जो इनको सपोर्ट करती हैं वो डेफिनेटली किसी। अच्छा बादशाह लास्ट कमेंट दीजिए, क्योंकि जान जेब साहब बड़े उदास हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बड़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और खासतौर पर जो शोबे से ताल्लुकात रखते हैं वो एक रीढ़ की हड्डी है। राज, मजदूर, मेसन, कारपेंटर, इन्वेस्टर, और ये रेत वाला, बजरी ला के देने वाला, बजरी आगे बेचने वाला, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है। तो इस वक्त अगर कोई भी इमरान खान पीछे हट जाता है, वो छोड़ देता है, उसे सजा हो जाती है, या वो खुद भी कहता है कि मैं क्या करूँ भी, मैंने कोशिश कर लिया, बला, तो ये कोई ऐसी तहरीक एक्सपेक्ट करते हैं या इमरान सही हो जाए, लीडरलेस काम शुरू हो जाए? इकबाल साहब, जब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना और सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ अब कौम बेदार है, कौम देख रही है, सिर्फ वो अभी सब्र में है कि शायद किसी वक्त कुछ हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा, जो मेरे भाई ने बातें की हैं कि अब ये गिरेबानों से पकड़ के घसीटने पड़ेंगे और वक्त आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हुक्मरानों से ये इल्तमास है कि वक्त बहुत कम है, आप किसी खुश गुमानी और खुश फहमी में मत रहिएगा। बातें तो बुरी लगती हैं जब लोग तजिया करते हैं, लेकिन उसे सुनना इसलिए जरूरी है कि खतरे की घंटी बदस्तूर बजनी शुरू हो गई है। अब आप रास्तों पर लोग अगर कोई अपने बच्चों के लिए कोई चीज नहीं खरीद सकेंगे तो जिम्मेदार वही हैं जो हुक्मरान नहीं कर रहे हैं। या तो फौरन रिलीफ दीजिए या फिर नया निज़ाम को यहाँ लाना पड़ेगा। मेरा तो अक्सर हम प्रोग्राम में कहते हैं कि ये जमहूरियत हमारे किसी काम की नहीं है, ये लोगों के मसाइल हल करने में कतई ये कामयाब नहीं हो सकी, नाकाम हो चुकी है। कोई निज़ाम और लाना पड़ेगा ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।